हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मुझे लाइव आना था मगर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो मुझे आप लोगों को बताना था कि DSSB की तैयारी कैसे करें, तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में आप लोगों के लिए बताने के लिए लेकर आई हूँ। एक तो देखिए, आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि DSSB के सिलेबस में आखिरकार सब्जेक्ट कंसर्न में है क्या, एक तो उसे डिस्कस करेंगे। फिर उसमें कुछ आपके क्वेश्चंस आएंगे कि भाई राइटिंग एबिलिटी को कैसे करें, ये कैसे करें। तो उस पे बेस मैंने जो 2018 का पेपर आया हुआ है उसके क्वेश्चंस मैंने इसमें निकाल के डाले हैं और जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए, DSSB का जो पेपर है, समय है 20 जून वाले पेपर के लिए तो देखिए समय नहीं है, लेकिन आगे जो पेपर होना है उसके लिए समय है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, मगर तैयारी का उसका आपका जो पाथ है दैट शुड बी करेक्ट। कहने का मतलब मेरा ये है कि मेहनत तो देखिए सभी लोग करते हैं। अगर आप एक सिंपल सी वो है दीवार की जो है, अगर आप उल्टी साइड पे बल लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो वही चीज़ है कि मेहनत हमेशा सही डायरेक्शन में की जानी चाहिए और सही डायरेक्शन में करी हुई मेहनत का फल मिलता है। देयर शुड बी अलॉन्ग विद हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क इज़ नेसेसरी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि DSSB के सिलेबस में आखिर है क्या, उन्होंने किस तरीके से बांटा हुआ है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करता है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का लेवल भी बहुत अच्छा लेवल है। चूँकि अब ये ऑनलाइन हो गया है तो हर क्वेश्चन से पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। तो आप अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी करते समय आप लोग जो हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़िएगा। जैसे आप जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे एक सिंपल ये कहूँगी कि आप सबसे पहले सिंपल जो क्वेश्चन, सिंपल बिल्कुल सिंपल जो पैसेजेस हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। बीच में मैं भी आपको पैसेज सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि मैं जो है वो केवल लिटरेचर या लॉ की इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, मैं बैंक लेवल और SSC लेवल की भी पढ़ाती हूँ इंग्लिश। तो लेकिन वो आज मैंने जो है बैंक लेवल और SSC लेवल को भी जो है उसमें, अब आप पता है उनका जो लेवल होता है कॉम्प्रीहेंशन का वो बहुत सिंपल होता है, बैंक का लेवल हाई होता है। अब जो UP TGT PGT में जो पैसेज का लेवल आता है वो मीडियोकर लेवल होता है, ना बहुत मुश्किल होता है ना बहुत आसान होता है। लेकिन जो DSSB के पैसेजेस होते हैं वो जो है ना वो टफ पैसेजेस में आते हैं। तो अगर आप कोई एक ऐसी किताब SSC के मतलब की किताब उठाते हैं और उसमें से पैसेज सीधे पैसेज सॉल्व कर लेते हैं तो DSSB का मतलब बिल्कुल भी जो है वो नहीं होगा। तो आपको DSSB के पेपर अगर जो ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सॉल्व करने हैं तो शुरू के 8-10 दिन सिंपल पैसेज सॉल्व कीजिए, जिससे आपका वोकैबुलरी पे और उस पर हाथ बैठ जाए। और फिर उसके बाद आप लोग जो पैसेज सॉल्व करना शुरू कीजिए वो पैसेज सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप बैंक के जो क्लर्क लेवल के पैसेजेस हैं वो आप सॉल्व करना शुरू कीजिए, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें घुमा के क्वेश्चंस दिए रहते हैं बैंक के क्लर्क लेवल में। और अगर आपको, क्योंकि DSSB पे मटीरियल इतना अवेलेबल नहीं है, जो मार्केट में बुक्स हैं DSSB के नाम पे बेच रहे हैं और मटेरियल उसमें पुराना धुराना बहुत वैसा डाल रखा है। तो अगर आपको एक अच्छे लेवल के पैसेजेस की तैयारी करनी है तो आप बैंक लेवल के पैसेजेस की तैयारी कीजिए। ये आपको ऑनलाइन किसी भी साइट पर मिल जाएंगे, अड्डा 24/7 पे है, इन पे सब पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन वो इस पे प्ले स्टोर पे भी इस तरीके के कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस को 8-10 दिन सिंपल पैसेजेस सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपना लेवल बढ़ाइए, यानी कि जो बैंक लेवल है उसको रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको पहली पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका इसका ये जो है
राइटिंग एबिलिटी में कभी जब ये पेपर पहले हुआ करता था तो सब्जेक्टिव करता था, तो इसमें लेटर, एस्से वगैरह लिखने आते हैं। जैसा कि आप सब लोग जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं सबको पता है, बच्चों को रिपोर्ट राइटिंग सिखाई जाती है, लेटर राइटिंग सिखाई जाती है। तो अब पता है क्या, अब हो गया ये ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसमें लिखने के लिए नहीं आता। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इनमें से फैक्चुअल रिपोर्ट में कौन सी पॉइंट गलत है, इनमें से जो कवर लेटर है वो किस पर बेस्ड होता है। अगर कोई एक जो नोटिस दे देंगे और उस नोटिस पूरा लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि इस नोटिस का जिस्ट क्या है, तो ये आप लोगों का जो ये वाला पार्ट है राइटिंग एबिलिटी सेक्शन बी, इसमें आपको राइटिंग नहीं करनी है, यानी कि आपको कोई नोटिस, मैसेज या पोस्ट कार्ड लिखना नहीं है, मगर आपको इसके लिए बहुत ही फिर भी आपको ये आने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है हम कहाँ से करेंगे। जिन लोगों के पास जो पढ़ा रहे हैं उनको तो पता है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक बहुत अच्छा था, मैं आपको बात बताती हूँ। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बुक आती है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो कभी इंजीनियरिंग में चला करता था, बीटेक में, आप देखिएगा अभी भी कुछ में अभी भी है ये, बस इसका वो नंबर ख़त्म कर दिए गए हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो बीटेक में कभी चला करता था, उसकी किताब आती है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की, आप उस पर भी डाल के देखेंगे नेट पर तो आपको दिख जाएगी। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आपको लेटर, एसे, रिपोर्ट, ये नोटिस, ये सारी चीज़ आपको इन किताबों में विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि कैसे लिखी जाती हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जब आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज़ अ फॉर्मल लेटर, व्हाट इज़ इनफॉर्मल लेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेज आर देयर, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड बहुत सारे तरीके के जो है एसेज होते हैं। तो उनमें से जब आपको वो चीज़ पता होगी, आपको इनके बाकायदा नोट्स बनाने होंगे, तब जाकर आप इन पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क राइट अ लेटर टू द एडिटर एंड ऑल दैट। आपको ये पता होता है। इसमें एक साधारण सा ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई जब रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके पहले पैराग्राफ में क्या चीज़ आती है। तो बेसिकली मैंने आपको इसके साथ बुक भी बताई है कि जैसे मैंने उसमें बताया, आप बैंक लेवल के पैसेजेस सॉल्व कीजिए। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की एक किताब आती है, और जो लोग 12th को और उसको पढ़ाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, उनके ऑलरेडी वो किताब चल रही होती है, तो वो उसमें है। वैसे मैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इसलिए बता रही हूँ, इसमें बिल्कुल डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये इंजीनियरिंग की किताब है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की, आप इसे नेट पे ढूंढ सकते हैं, खरीद सकते हैं, और इससे आप बहुत सारे पॉइंट सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन सी आता है, ग्रामर एंड यूसेज। तो इसमें ग्रामर एंड यूसेज में अब इसमें टेंसेज, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, मतलब बाकी वही क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने पिछले जो 2018 का पेपर, देखिए 15 और 18 के पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर है। 18 के पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, जो पीजीटी वाला पेपर है। अभी आपको मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। तो इसमें जो बेसिकली उन्होंने मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन्होंने जो पूछा है वो इस तरीके से है कि इनमें से कौन से जो इसमें ये ईडियम दिया हुआ है, इसे किससे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कौन से फ्रेज को, वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट सॉर्ट, और ये जो है। तो इसके लिए आपके पास और सभी के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ग्रामर की किताब होगी। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ आप एरर सॉल्व कर लेते हैं तो हार्डली आपके 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आप बुक ऐसी लीजिए जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हों, जिसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी हों और वोकैबलरी भी हो, तो वो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से पता है। अगर मैं किसी किताब को कहूँगी तो आप लगेगा कि मैं उस चीज़ को जो है पब्लिसाइज़ कर रही हूँ या उसमें मेरा अब कोई वो है, तो मैं किसी किताब को नहीं करी। कोई भी ग्रामर की ऐसी किताब जिसमें आप लोग ना ग्रामर के रूल्स की किताब के साथ साथ प्रैक्टिस की किताब खरीदिएगा, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। मैं आपको एक किताब बता रही हूँ, मेरे पास अपनी एक पर्सनल किताब है जो मुझे बहुत पसंद है और कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से बहुत अच्छी किताब है। RS अग्रवाल की किताब आती है जो मैथ्स में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर है, वो सिर्फ प्रैक्टिस बुक है RS अग्रवाल की। तो वो RS अग्रवाल की किताब फ्री में प्ले स्टोर पर डली हुई है, आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। आपको अच्छी लगती है तो आप उसे मतलब
मतलब आपके ऊपर है, आप नहीं तो उसी से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये RS अग्रवाल की है, उसमें इसी तरीके से क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं। तो मैं हर एक किसी के साथ आपको किताब भी बताती चल रही हूँ, और ये मेरा अपना वो है, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट लिटरेचर, जो कि अगला 100 क्वेश्चन का आपका, मतलब ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आपके बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या है, देखिए इन्होंने ना सिलेबस बड़ा ही जो है वो कंफ्यूजिंग सिलेबस बना रखा है। देखिए क्या करा इन्होंने, शेक्सपियर्स वर्क्स, यानी कि शेक्सपियर के प्लेज, उसके 154 सोनेट्स, उसकी पोएम, उसमें से दे कैन आस्क एनीथिंग, और एज के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो दे कैन आस्क एनीथिंग कि भाई ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये कौन से सोनेट में बोला है। तो इट मीन्स कि आपको 25-30 क्वेश्चन के लिए भी यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोमांटिक पीरियड दिया है इन्होंने स्पेसिफिकली कोई भी राइटर मेंशन नहीं करा, एटसेट्रा लिख रखा है। इट मीन्स कि यू हैव टू कवर द होल हिस्ट्री ऑफ द रोमांटिक पीरियड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 19th-20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि 19वीं और 20वीं सेंचुरी का आपको एडगर एलन पो भी पढ़ना है, अर्नेस्ट हेमिंगवे भी पढ़ना है, जो है उसको फ्रॉस्ट भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो है जो 19th सेंचुरी के आर्नल्ड है, टेनिसन है, और जो अलग जो और हैं T.S. इलियट है, ये सब भी पढ़ने हैं। एजरा पाउंड भी पढ़ना है, T.S. इलियट भी पढ़ना है, बिकॉज दे हैवंट मेंशन्ड एनीवेयर कि देखिए टेड ह्यूज, विटमैन, हाथॉर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ। अब बर्नार्ड शॉ इंग्लिश हैं, तो जो है हॉथॉर्न और विटमैन जो है वो अमेरिकन राइटर्स हैं। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अब इनका जी नहीं भरा तो इन्होंने मॉडर्न इंडियन राइटिंग इंग्लिश भी दे दिया, यानी कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक सारा कुछ घूमना है। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इट मीन्स अनीता देसाई के बारे में भी बात करनी है, और विक्रम सेठ के भी जो है भाई अ सूटेबल बॉय के बारे में भी बात करेंगे, और इन कस्टडी के बारे में भी बात करेंगे। द अनफिनिश्ड मैन किसने लिखी है, तो जो है कुली किसने लिखी है। ये सारी, ये तो खैर मैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। इट मीन्स मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश भी। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, ये होता है वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर का मतलब है कि जो भी इस समय कुछ ऐसा लिटरेचर जो कि टॉक ऑफ द टाउन है, वर्ल्ड लिटरेचर है, उनके बारे में भी आपको पढ़ना, ये सब वर्ल्ड लिटरेचर है। तो ये कह सकते हैं कि इन्होंने 4-5 पॉइंट्स में लिटरेचर इतना वाइड है, बिकॉज दे हैवंट मेंशन्ड एनीवेयर स्पेसिफिकली व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू हैवंट। तो ये जो चीज़ है, इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करनी है। आप अगर सोचें कि भाई मैं एक गाइड बुक ले आऊँगा या ले आऊँगी और उससे मेरा पार्ट ये कवर हो जाएगा, तो आई एम सॉरी टू से ऐसे नहीं होता है। इतना बढ़िया पे स्केल है इस जॉब का, तो आप खुद ही ये मानिए, मतलब इसका एक इतनी रेप्यूटेड और इतनी अच्छे पे स्केल वाली जॉब है। तो आप खुद मुझे एक बताइए, एक 400-500 रुपये की गाइड बुक खरीद के आप उसे कैसे तैयार कर लोगे। You have to mug up some facts, you have to buy some books, and obviously good books, then only you will be able to grasp the whole of the things। देखिए whole of the things तो कभी भी नहीं करी जा सकती, मगर फिर भी बहुत कुछ। तो मैं आपको इसके लिए एक वो दूंगी कि भाई जैसे मैंने आपको किताबें उसमें बताई, ऐसे ही मैं आपसे कहूँगी सबसे पहले आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए टाइम है आपके पास, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक खरीद लीजिए। मैं आपको इसके लिए बुक का नाम भी बता देती हूँ। एक ब्लैक स्वान की बुक आती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छा उन्होंने दे रखा है। इसके अलावा एक बार मैंने पहले भी बताया था, क्रिस्प लैंग्वेज में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो किताब है वो प्रमोद के नायर की बहुत अच्छी किताब है। आप कोई भी देखिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ विलियम जे लॉन्ग पढ़ लीजिए, जिनके पास है वो वही पढ़िए, जिनके पास नहीं है। अब डेविड डेचिस अगर मैं आपसे कहूँ, इतनी मोटी मोटी 2 किताबें हैं, तो डेविड डेचिस को आप लोग देख के जिन्होंने नहीं पढ़ी वो थोड़े से हतोत्साहित हो जाएंगे कि कैसे पढ़ें इसको। जो पढ़ रहे हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। तो आप लोग जो है इसके लिए एक पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो मैंडेटरी है। अगर आप उसे नहीं पढ़ते हैं तो आप रोमांटिक एज और 98 वो कैसे कवर करेंगे, ठीक है। अब मॉडर्न, अब अमेरिकन का उसमें भाई देखिए, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है
उसमें आपको अमेरिकन नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें अमेरिकन के लिए अलग वो खरीदनी पड़ेगी। तो आप एक काम कर सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का लीजिए, शेक्सपियर के वर्क्स का अलग से नोट्स बनेगा। 98 जो 20th सेंचुरी के इंग्लिश राइटर्स हैं वो तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मिल जाएगा, लेकिन अमेरिकन के लिए आपको बाकायदा जो है जो राइटर्स हैं उनको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मॉडर्न इंडियन राइटिंग, इसके लिए भी एक बहुत अच्छी किताब है मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पे अमेज़ॉन पे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पे बहुत अच्छी किताब है, आप उसे ख़रीद सकते हैं। मुंद्रा की किताब बहुत अच्छी है, और मुंद्रा की तो मैंने देखिए मेरे पास भी है, वो बहुत अच्छी है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की। और मैं आपको आगे जो है वो बता दूंगी। फ़िलहाल आप पहले यहाँ से स्टार्ट करिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। और वर्ल्ड लिटरेचर की बाकायदा किताब मिलती है, वर्ल्ड लिटरेचर की वो भी अवेलेबल है। पर लेकिन ना अगर एक साथ सारी किताबें मंगा लेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको 3-4 किताबें तो ख़रीदनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके आप कायदे से पढ़ेंगे। जो लोग इसमें सिलेक्ट हुए हैं आप उनसे भी बात करके देखेंगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा हमने मार्केट से गाइड बुक खरीदी थी और हम उसको पढ़कर जो है वो हमने निकाल लिया। हो ही नहीं सकता। अच्छी तैयारी अच्छी किताबों के साथ ही होती है, तभी आप कोई चीज़ निकाल सकते हैं। तो अब ये मैंने आपको ये पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। चलिए मैं अब आपको देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ, उसके बाद है मैंने इसमें DSSB TGT लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर 2018 के उसमें से निकाला है। जो सिलेबस है उस सिलेबस को कैसे जो है हम लोग तैयार करेंगे उसको मैंने निकाला है। अब ज़रा क्वेश्चंस देखिए और मैं उस क्वेश्चंस को आपको समझाती भी हूँ। 8 क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी लिए हैं, तो मैं आपको इसके बारे में समझा भी देती हूँ। देखिए क्वेश्चन है, which one of the following statement give options you will avoid in a letter for the job of sales manager। एक इसमें देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लेटर लिखने के लिए नहीं आएगा कि लेटर में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये आएगा। तो द क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आप अवॉइड करेंगे जब आप सेल्स मैनेजर की जॉब के लिए लेटर लिखेंगे। आप सबसे पहले देखिए, आई कैन डबल योर सेल्स इन 6 months। आवर मार्केट शेयर वॉज 2.43% when I took over 5 years ago, and it is now 12.2%. Was able to inspire my sales team towards achieving this. My ex, your VP of sales, will affirm my credentials as I had worked with him. In my present position, I have managed to double the sales of our products. अब सब ये जो तीनों चीज़ें हैं बिल्कुल सही हैं। ये कोई भी व्यक्ति जो ये बी पार्ट है इसे बिल्कुल इसको किसी से भी पूछ के जो है कंफर्म कर सकता है। इस वाले पॉइंट को भी कंफर्म किया जा सकता है और इस वाले पॉइंट को भी। लेकिन अगर आप किसी से झूठा वादा कर देते हैं जॉब लेने के लिए कि मैं आपकी सेल्स को 6 महीने में डबल कर दूंगा, तो कभी भी अगर आप स्टेटमेंट कोई भी आप लेटर जॉब के लिए जब लेटर लिखते हैं तो उनमें कुछ भी इस तरीके के जो रेडेंडेंट या जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो नहीं इंक्लूड किए जाने चाहिए, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ए कि आई कैन डबल योर सेल्स इन 6 months। ये जो है यही ऑप्शन है विच शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो लेटर का इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मैंने सभी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो लेने की कोशिश करी है। एन एप्लीकेशन लेटर इज़ अबाउट, जब एप्लीकेशन लेटर क्या होता है, इट्स अ कवर लेटर इन विच यू यू गिव द समरी ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड उसके बाद जो आप अपने रिज्यूमे के साथ लगाते हैं। तो एक एप्लीकेशन लेटर होता क्या है, वो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो एन एप्लीकेशन लेटर इज़ अबाउट एन एब्स्ट्रैक्ट। तो भाई आपसे कवर लेटर जो पूछा जाएगा उस कवर लेटर में कि ये नहीं कहेगा कि एप्लीकेशन लेटर लिख के दिखाइए, क्या होता है एप्लीकेशन लेटर ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मर्डर ऑफ गोंजेगो, ये मैंने लिटरेचर के लिए लिए हैं।
द मर्डर ऑफ गोंजागो इज द नेम ऑफ प्ले विद इन अ प्ले इन हैमलेट. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले विद इन द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. भाई देखिए, शेक्सपियर के प्लेज के बीच में प्लेज हुआ करते थे. जैसे हैमलेट में मर्डर ऑफ गोंजागो, उसने किया था द माउस ट्रैप जिसका नाम था, अपने फादर की हत्या के बारे में पता करने के लिए. और मिडसमर नाइट्स ड्रीम में राजा की शादी के उपलक्ष्य में वो लोग एक प्ले करते हैं जो कि जिसका नाम है ट्रेजेडी. जो एक ट्रेजेडी थी, उस ट्रेजेडी का नाम है पिरामस एंड थिस्बे. तो पिरामस एंड थिस्बे जो प्ले है वो करते हैं. तो ये वही क्वेश्चन है जो 2018 में पूछे गए हैं और मैं आप लोगों के सामने लेके आई. मैंने ये अपने आप नहीं बनाए क्वेश्चंस, अभी तो मैं बनाऊंगी क्वेश्चंस और फिर आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी. फिलहाल ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, जस्ट फॉर कि एक आप लोगों को दिखाने के लिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. मिल्टन रॉट कॉमर्स अ मास्क. आइडेंटिफाई द पोएम बाय मिल्टन वेयर देयर इज अ रेफरेंस ऑफ कॉमर्स. आप खुद ही देख रहे हैं कि ये सीधे क्वेश्चंस नहीं हैं, कि ये सबको पता है कि भाई मिल्टन ने कॉमर्स लिखी है. मिल्टन कॉमर्स जो है वो कहाँ कब प्रेजेंट करी गई थी, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर आप कॉमर्स में मिल्टन ने कॉमर्स का रेफरेंस मिल्टन ने अपनी कहाँ जो है उसका वेयर इज अ रेफरेंस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का रेफरेंस किस में दे रखा है. तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं. मिल्टन रॉट कॉमर्स एंड मास आइडेंटिफाई वेयर देयर इज अ रेफरेंस ऑफ कॉमर्स. तो ये जो है ये लाइसिडास में दिया हुआ है कि भाई कॉमर्स का रेफरेंस, क्योंकि लाइसिडास में थायरसिस का वर्णन किया जिसमें ये जो कॉमर्स जो मास्क है जो कि किया गया था अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने, और ये किया गया था ये दिखाने के लिए कि इसकी थीम थी वर्चू. और इसमें जो कॉमर्स दिखाया गया था वो बैकस और सर्सी का बेटा दिखाया गया था जो सभी को एन्चैंट कर देता है. और इसमें लॉविस ने म्यूज़िक दिया था जिससे थायरसिस का रोल प्ले किया था. तो लाइसिडास में भी थायरसिस एक थियोक्रिटस के उसमें एक शेफर्ड का नाम है. तो लाइसिडास जो कि मिल्टन ने लिखी है अपने दोस्त की मृत्यु के उपरांत, जो कि एक एलिजी है, उसमें कॉमर्स का रेफरेंस जो है वो देखने को मिलता है. तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ऐसे क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं. अब ये देखिए, ये एक है. अब अगर मैं साधारण पूछूं कि भाई ड्यू एक मकीना क्या है, तो सभी बता देंगे गॉड फ्रॉम द मशीन. ये ग्रीक टर्म है कि जब गॉड्स को ऊपर से नीचे पुली की सहायता से उतारा जाता था. इन्होंने ये नहीं पूछा. ड्यू एक मकीना का मतलब होना चाहिए, ड्यू एक मकीना मीन्स टू सॉल्व अ सीमिंगली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम इन अ प्लॉट बाय एडिंग इन एन unexpected character, object or situation who acts as the deus ex machina in measure for measure. अगर मैं आपको बताऊं कि ड्यू एक मकीना का मतलब होता है कि जब हम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से हमें ना आगे निकलते बनता ना पीछे जाते बनता, तो उसमें जो है एक दैवीय सहायता हमें मिलती है. तो उस दैवीय सहायता यानी कि जब हम फंस जाते हैं इम्पासे, तो हमारी जो सहायता करते हैं उसे ड्यू एक मकीना जो है वो कहा जाता है. तो मेजर फॉर मेजर में उसके कैरेक्टर्स के लिए ड्यू एक मकीना का रोल किसने निभाया है. तो ये जिसने ढंग से मेजर फॉर मेजर पढ़ा हुआ होगा उसको ये पता है कि इसमें ड्यूक विसेंशियो जो है वो ड्यू एक मकीना का रोल जो है निभाते हैं कि जब उसमें वो एक कैरेक्टर जो है उसकी मृत्यु होने वाली है, उसकी डेथ जो है वो इमानेंट है, किस तरीके से वो उसको बचाते हैं. तो ये इसलिए इसमें जब आप बहुत बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं और आपको कोई दैवीय सहायता मिलती है जो आपकी हेल्प करती है, तो उसे ड्यू एक मकीना का. तो आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस. Now the next question is, woe is me to have seen what I have seen, what I see. ये लाइंस हैमलेट में से हैं.
इसका स्पीकर कौन है, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। ये लाइंस जो है ये देखिए ये हैमलेट की लाइंस हैं। वो टू मी टू हैव सीन व्हाट आई हैव सीन, सी व्हाट आई सी। ये लाइंस ओफीलिया की हैं जो हैमलेट के चेंजेस पर, हैमलेट के पागल होने पर लेमेंट जो है वो कर रही है। तो ये आप देख रहे हैं हैमलेट है, मेजर फॉर मेजर है। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सिंपल। आप देख रहे हैं रीड बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चंस हैं ये। अगर आपने इनको क्वेश्चंस को समझ रखा है अच्छे से, आपने चीज़ों को ढंग से पढ़ रखा है, तभी आप इनका जवाब जो है वो दे पाएंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज Why does Arnold consider touchstone necessary? सबसे पहले अगर हम बात करें, आर्नल्ड ने एक मेथड निकाला था, टचस्टोन मेथड। उन्होंने कुछ राइटर्स के वर्क्स को एक कसौटी माना था और ये माना था कि अगर किसी भी राइटर का वर्क इस कसौटी पर खरा उतरता है तो वो एक अच्छा वर्क कहलाने लायक है, नहीं तो नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आर्नल्ड के ऑप्शन को आर्नल्ड ने नहीं कहा है। तो टचस्टोन मेथड नहीं पूछा है, ये पूछा है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट फॉल्सली रिप्रेजेंट्स आर्नल्ड्स कंसेप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आर्नल्ड के टचस्टोन मेथड के जो उन्होंने या आर्नल्ड ने जो भी अपने क्रिटिसिज्म में कहा उनके हिसाब से जो है वो गलत है। टू यूज़ द आर्ट एंड अचीवमेंट ऑफ द एंशिएंट्स एज इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ राइटर्स के वर्क्स को यूज़ करना कसौटी की तरह। टू आइडेंटिफाई द लैक ऑफ हाई सीरियसनेस इवन इन शेक्सपियर, ये भी सही है। टू गार्ड अगेंस्ट हिस्टोरिकल फैलेसी, ये भी। एडवोकेट आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये आर्नल्ड ने नहीं किया था। आर्ट फॉर आर्ट सेक ये रस्किन, उसके बाद ऑस्कर वाइल्ड। तो ये एस्थेटिसिज्म का जो है ये एक स्लोगन था, तो ये नहीं किया गया है आपका आर्नल्ड के द्वारा। तो टू एडवोकेट आर्ट फॉर आर्ट से यही इसका फॉल्स जो है एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट है। Which one of the following critics wrote, "Her world is brazen, the poets only deliver a golden"? एक बहुत ही जो है बार बार आप मेरे मुंह से नाम सुनते रहते होंगे, सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी जिन्होंने लिखी है डिफेंस ऑफ पोइजी, उन्होंने अपने वर्क डिफेंस ऑफ पोइजी में लिखा है हर वर्ल्ड इज़ ब्रेजन, द पोएट्स ओनली डिलीवर अ गोल्डन। तो आप देख रहे हैं कि सर फिलिप सिडनी भाई शेक्सपियर की सिर्फ एज लिखी हुई है, लेकिन सर फिलिप सिडनी तो एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं। तो इट मीन्स कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ लिटरेचर। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को सिलेबस और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का जो आप लोग चाह रहे थे कि वीडियो बनाएं, वो मैंने आपको बना के बता दिया। माफ़ कीजिएगा कि मैं आप लोगों को उसमें नहीं ये ऐसे कह सकती कि आप ये 2 किताब खरीद लीजिए और आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं एक चीज़ को मानती हूँ, सक्सेस का ओवरनाइट कभी नहीं आता। सक्सेस अगर प्राप्त करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ती है। अगर ओवरनाइट सक्सेस आ जाता तो वो जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से जाता भी है। अगर 2 किताब खरीद के पढ़ने से, मार्केट में अवेलेबल गाइड बुक को पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता तो लोग पूरी रट डालते और वहाँ जाकर उसे लिख देते। तो आप ही सोचिए ना, ऐसी इलॉजिकल बातों को अपने दिमाग में क्यों बिठाना। जो लोग वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, लग जाइए आज से। आपके लिए DSSB और बाकी उसकी सीरीज़ मैं भी तैयार कर रही हूँ। मेरे पास रेडीमेड नहीं है, मैं भी तैयार कर रही हूँ। मैं आपकी हेल्प इसमें करूँगी क्योंकि मैं UPT GT PGT के साथ ही उसमें करवाऊँगी। लेकिन इसके मतलब जो मैं सीरीज़ चलाऊँगी वो मेरी तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए होगी। लेकिन आप लोगों को जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ बुक्स बताई हैं, अगर आप उनसे करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो शॉर्टकट मत अपनाइएगा, एक रास्ता सही अपनाइएगा तो सफलता आपकी है। थैंक यू वेरी मच।